दोपहर का सूरज गांव पर खूब तेजी से चमक रहा था। एकदम चुपचाप भारी सा माहौल बना हुआ था। पुराने पत्थर के कुएं के पास, जहां ठंडा पानी गर्मी से थोड़ी राहत देता था, 3 औरतें इकट्ठा हुई थीं। हवा में सिर्फ गर्मी ही नहीं, बल्कि गांव की अनकही बातें भी तैर रही थीं। वे अपने पीतल के घड़े भरने आई थीं, ये उनका रोज का काम था, और साथ ही बातचीत व अपने मन की बातें बांटने का समय भी। रस्सी की चरमराहट ही कुछ देर तक एकमात्र आवाज थी, जैसे उनकी साझा जिंदगी का कोई जाना पहचाना राग। वे अपने भारी घड़े कुएं की मुंडेर पर रखकर सांस लेती और ठंडी हवा से अपनी थकी हुई पेशानी को सुकून देती। यही उनकी पनाहगाह थी, एक ऐसी जगह जहां घर की जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर आपस में हंसी मजाक और गपशप की जा सकती थी। उनकी बातें जल्दी ही घर परिवार पर आ गईं, और खास तौर पर बहुओं पर। ये बड़ा अहम मुद्दा था, औरत की किस्मत का मानो पैमाना। अच्छी बहू तो जैसे घर की बरकत, सुकून और इज्जत का सबब होती है, मगर मुश्किल बहू तो पूरे घर पर मानो कोई छाया सी पड़ जाती है। आज तो बातचीत हल्की फुल्की थी, उसमें भी थोड़ी होड़ सी थी। हर कोई चाहती थी कि उसके घर की बहू सबसे बढ़िया साबित हो, जैसे उसने किस्मत की सबसे अनमोल चीज पाली हो। कुएं के किनारे मानो एक मंच बन गया था, और उनकी बातें एक दूसरे के लिए प्रदर्शन, एक नर्म सी प्रतिस्पर्धा कि किसकी बहू सबसे भाग्यशाली है। पूरा माहौल जैसे उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। पास ही का पुराना बरगद छांव दे रहा था, उसकी जड़ें जैसे गांव के बुजुर्ग इन कहानियों को सुनते हुए। खेत दूर तक फैले थे, गर्मी में चमकते हुए, शाम के इंतजार में। ये रोज की मुलाकात सिर्फ पानी भरना नहीं थी, बल्कि गांव की सामाजिक बुनावट को जोड़ने का एक तरीका था। यहीं पर नाम बनते या बिगड़ते, खुशियां बांटी जाती और दुख हल्के फुल्के इशारों में जाहिर होते। कुआं इन सब का गवाह था, अनगिनत राज और फैसले अपने भीतर समेटे हुए। पहली औरत, उसके चेहरे पर गर्व की चमक थी। बातचीत की शुरुआत की, उसने अपनी साड़ी को ठीक किया जैसे कोई बड़ा ऐलान करने वाली हो। उसकी आवाज साफ थी और उसमें जीत का सा भाव था। बाकी दोनों बड़े ध्यान से सुन रही थीं, चेहरे पर जिज्ञासा और उम्मीद की मिली-जुली झलक। ये उनके अनौपचारिक नाटक का पहला दृश्य था। जो कहानियां वे सुनाने वाली थीं, वे सिर्फ बहुओं के बारे में नहीं थीं। वे उनकी अपनी उम्मीदें, उनका अपना मान सम्मान और इस छोटे से गांव में एक सफल गृहस्थिन होने की उनकी अपनी परिभाषा का आईना थीं। मंच तैयार था और पहली कहानी दोपहर की धूप के नीचे शुरू होने वाली थी। पहली औरत ने अपनी बहू की बातें ऐसे की जैसे कोई आसमानी परी का जिक्र कर रही हो। मेरी बहू, उसने बड़े संतोष से कहा, पूरनमासी की रात के चांद जैसी सुंदर है। उसकी रंगत ताजा मलाई जैसी है और उसकी आंखें सबसे चमकीले तारों की तरह दमकती हैं। जब वह चलती है तो लगता है जैसे मोर बारिश में नाच रहा हो। गांव के लोग उसकी एक झलक पाने को रुक जाते हैं। वह सबसे बढ़िया रेशमी साड़ियां पहनती है और उसकी हंसी चांदी की घंटियों जैसी मीठी है। हमें बहुत नसीब वाली समझो जो हमारे घर में इतनी सुंदरता है। वह हमारे सादे जीवन में रोशनी और नजाकत ले आई है, एक असली नगीना जिसे सब चाहते और सराहते हैं। दूसरी औरत ने भी तुरंत अपनी बात रखी। उसकी आवाज में भी वही गर्व, मगर उसने अलग ही बात को अहमियत दी। सौंदर्य तो क्षणिक है, उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा। मेरी बहू के पास इससे कहीं बढ़कर चीज है। वह बहुत पढ़ी लिखी है और बड़ी इज्जत की नौकरी करती है। वह शहर के दफ्तर में काम करती है, जहां बड़े बड़े फैसले होते हैं। उसकी तनख्वाह अच्छी है और उसका नाम बड़े लोगों में लिया जाता है। जब वह बोलती है तो गांव के बुजुर्ग भी ध्यान से सुनते हैं। उसकी समझदारी और ओहदे ने हमारे परिवार को बहुत मान दिलाया है। हमें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं, क्योंकि वही हमारी ताकत और सहारा है। उसकी अक्ल ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। जहां पहली 2 औरतें अपने शब्दों से बड़ी बड़ी तस्वीरें बना रही थीं, तीसरी औरत चुप रही। उसने अपनी तारीफ में कोई हिस्सा नहीं लिया। उसका सिर थोड़ा झुका था और वह अपनी उंगली से मिट्टी में कोई छोटी सी आकृति बना रही थी। उसकी चुप्पी भारी थी। उसमें वो बात थी जो बाकी दोनों समझना नहीं चाहती थी। उन्हें उसकी खामोशी हार जैसी लगी, जैसे मानो उसके पास कहने लायक कुछ है ही नहीं। उसकी बहू न तो गांव में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी और न ही उसके पास कोई बड़ी डिग्री या नौकरी थी।
वह सीधी सादी, अनपढ़ और घरेलू कामों में लगी रहने वाली थी। बाकी दोनों औरतों ने उसे देखकर थोड़ी दया दिखाई और अपने गर्व को और ऊंचा महसूस किया। उनके लिए एक ऐसी बहू जो सिर्फ घर संभाले, पढ़ लिख न सके, वह कोई गर्व की बात नहीं थी। उन्हें लगा वह शर्मिंदा है, मगर तीसरी औरत की चुप्पी शर्म की नहीं थी। वह तो एक शांत संतोष की चुप्पी थी, एक अलग किस्म की दौलत जानने की। उसे पता था कि उसकी बहू की असली कीमत उसके रूप या ओहदे में नहीं थी, बल्कि उन अनदेखे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों और आदर में थी जो उनके घर को सच में घर बनाते थे। उसकी दौलत सादी थी, मगर बिल्कुल सच्ची। जब घड़े पानी से भर गए और ठंडा पानी हल्के हल्के हिल रहा था, तीनों औरतें धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। सिर पर घड़ों का बोझ था तो चाल भी थमी थमी सी थी। सूरज अब ढलने लगा था और खेतों में लंबी थकी हुई परछाइयां बिछ गई थीं। हवा अब भी गर्म थी और सफर थकाऊ लग रहा था। उनकी पहले की चहकती बातचीत अब चुप्पी में बदल गई। हर कोई अपनी सोच में डूब गई थी। रास्ता जाना पहचाना था, हजारों बार तय किया था, मगर आज वही रास्ता एक नए सबक का मंच बनने वाला था, जहां बातों की असली परीक्षा होनी थी। गांव के मोड़ के पास पहुंची तो देखा एक जवान औरत सामने से आ रही थी। वह बहुत सुंदर कपड़ों में थी। उसकी रेशमी साड़ी शाम की रोशनी में चमक रही थी। वह पहली औरत की सुंदर बहू थी। उसका चलना एकदम शालीन, मगर थोड़ा अलग थलग सा। उसने तीनों बुजुर्ग औरतों, जिनमें उसकी सास भी थी, की तरफ देखा तक नहीं। कोई नमस्ते नहीं, कोई मुस्कान नहीं। वह बस निकल गई, एक ठंडी मगर सुंदर सी मूर्ति की तरह, पीछे हल्की सी खुशबू और एक गहरी खामोशी छोड़ते हुए। पहली औरत के चेहरे पर मायूसी की लहर दौड़ गई। उसका गर्व फीका पड़ गया। कुछ देर बाद दूसरी बहू आई। उसका चलना तेज, चेहरा गंभीर और चाल में आत्मविश्वास। वह दूसरी औरत की पढ़ी लिखी, ऊंचे ओहदे वाली बहू थी। उसने भी तीनों बुजुर्गों को देखा, मगर कोई अभिवादन नहीं, कोई सम्मान नहीं। बस एक हल्की सी नजर डाली और अपने काम की सोच में आगे बढ़ गई। दूसरी औरत के मन में भी कसक उठी। उसकी बहू का ओहदा अचानक बहुत खोखला लगने लगा। वह गर्व जो कभी था, अब ठंडा और बेकार सा लग रहा था। रास्ता लंबा हो गया, घड़े भारी लगने लगे। कुएं के किनारे की शेखी अब बेमानी सी लग रही थी। वे चुपचाप चलती रहीं, दिल में बेचैनी लिए। घर के पास पहुंची तो तीसरी बहू सामने से आती दिखी। वह सादी सी साड़ी में थी, चेहरा खुला और मुस्कान से भरा हुआ। तीसरी औरत की बहू थी वह। उसने तीनों बुजुर्गों को देखते ही मुस्कान बिखेर दी और जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ी। उसकी मौजूदगी जैसे दिन भर की गर्मी के बाद ठंडी हवा की तरह थी, एक सुकून देने वाला एहसास। नमस्ते अम्मा। नमस्ते चाचियां। तीसरी बहू ने साफ और आदर भरी आवाज में हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वह तुरंत अपनी सास के पास गई। अम्मा, आप तो बहुत थक गई होंगी, उसने सच्ची चिंता के साथ कहा। घड़ा मुझे दे दीजिए, आप इतना भारी बोझ कैसे उठाएंगी? बिना किसी जवाब का इंतजार किए उसने बड़े सलीके से अपनी सास के सिर से भारी पीतल का घड़ा उतारा और अपने सिर पर रख लिया। फिर बाकी दोनों औरतों की तरफ भी मुस्कुराहट से देखा। यह पक्का किया कि वे ठीक हैं। फिर सिर पर घड़े का बोझ ठीक से जमाया और उनके साथ साथ चलने लगी। उसके ये काम बड़े साधारण थे, मगर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से निकली इज्जत और देखभाल की भावना से थे। वह बुजुर्गों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि सम्मान देने वाले लोग मानती थी। उसकी सास, जो कुएं पर चुप थी, अब उसे देखकर भीतर से गर्व से भर गई। यही उसका असली खजाना था। ये न तो कोई ऐसी सुंदरता थी जो सबका ध्यान खींचे, और न ही कोई ऐसा ओहदा जो डर या दिखावे का सबब बने। ये तो बिल्कुल सच्चे मन की सेवा थी, एक ऐसा किरदार जो हमदर्दी और बड़ों के लिए आदर की नींव पर बना था। उसकी दौलत इसी छोटे मगर प्यार भरे काम में थी। बाकी दोनों औरतें यह देख रही थीं और उनके मन में अचानक समझ की लहर दौड़ गई। वे एक दूसरे को देखने लगी, चेहरों पर पछतावे और नई समझ की झलक। सुंदरता और ओहदे की शेखी अब बेमतलब लग रही थी। क्या फायदा उस खूबसूरती का जो पहचान की मुस्कान भी न दे? क्या कीमत है उस ऊंचे ओहदे की जो इंसानियत के लिए जगह ही न छोड़े? वे अब समझ गई थीं कि वे बस चमक दमक के पीछे भाग रही थीं, जबकि उनकी साथी अपनी खामोशी में असली सोना लिए बैठी थी। अब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि असली कद्र बाहरी रूप
या दुनियावी कामयाबी में नहीं है। उसी पल वे समझ गईं, असली बहू, सच्चा खरा सोना वही है जिसमें विनम्रता, सेवा और आदर की अनमोल खूबियां हों। यही असली गहने हैं जो परिवार को सच में समृद्ध बनाते हैं। पहली औरत की बहू तो जैसे सुंदर पंछी थी जो उसके लिए कभी नहीं गाया, और दूसरी की बहू मजबूत खंभा थी मगर सहारा नहीं बनी। लेकिन तीसरी की बहू तो एक छायादार पेड़ की तरह थी जो बिना कहे ही सुकून और सहारा देती है। उन्होंने आखिरकार सीख लिया कि सबसे बड़ी खूबी वही है जिसमें सेवा का जज्बा हो और दूसरों को सम्मान देना आता हो।